हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर मीनूज चैनल। और एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव BSRG। और इस सीरीज में हम पहले तो 2-3 साल के जो पेपर्स हैं, हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनका एनालिसिस लेंगे। और फिर उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक छोटी छोटी वीडियोज़ भी हम डालेंगे, ताकि हमारी एक इंसाइट उस टॉपिक के रिगार्डिंग अच्छे से हो जाए। ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और ऑब्जेक्टिव पेपर इसमें से आता है। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में भी इसको पढ़ेंगे तो हमें याद भी रहेगा सारी चीज़ें। और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेंगी आगे जब आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे। क्लियर? तो पेन और रजिस्टर तो बहुत ज़रूरी है भाई, साथ में लेके बैठें, क्योंकि नोट्स बनाएंगे। अगर आप नोट्स बनाओगे और थोड़ा सा माइंड को इन्वॉल्व रखोगे वीडियो नोट्स में, तो माइंड में रिटेंशन भी ज़्यादा रहेगी और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो बहुत टाइम तक आपको याद भी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 2019 का ये पेपर है, हमने लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह, किसको जानते हैं? बहुत आसान सा सवाल है। ऑब्वियसली अर्थ, हमारा प्यारा औसम सा जो अर्थ है वो ही ब्लू प्लैनेट के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जो देखने में जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो पानी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये ब्लू दिखाई देता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। नाउ राजस नक्षत्र। अच्छा, इसके रिगार्डिंग हम इन दो के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस में भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारा जो मरकरी होता है, मरकरी प्लैनेट, या हम इसे बुध बुध कहते हैं या मर्क्यूरी कहते हैं, वो जो प्लैनेट होता है इसको हम भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार। क्यों? क्योंकि हमें रोज मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास ये हमें दिखाई देता है, 5-5:30 बजे के आसपास दिखाई देता है, तो इसको हम भोर का तारा भी कहते हैं। और इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है बुध का या मरकरी का। और इसका एक जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन पीरियड होता है ना, सन के राउंड रोटेट करना और अपनी ही जो एक्सिस है उस पर रिवॉल्व करना, वो कितने डेज का है? 88 डेज का। वी आर टॉकिंग अबाउट बुध या मरकरी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा वीनस है। वीनस को हम हिंदी में शुक्र तारा भी कहते हैं, शुक्र प्लैनेट भी कहते हैं। और ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ही दिखाई देता है, और इसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। तो हम इवनिंग स्टार कहते हैं इसको। देखो, जो हमारा बुध ग्रह है मरकरी, उसको भोर का तारा मॉर्निंग स्टार, और वीनस को इवनिंग स्टार भी कहते हैं। मंगल, अब मंगल क्या है हमारे पास? मंगल में एक लाइट एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ये हम देख चुके हैं। मंगल के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हम देख भी चुके हैं। मिशन मंगल शायद सबने देखी होगी। इसके 2 सैटेलाइट हैं इंपॉर्टेंट, फोबोस और डाइमस। और सैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो सैटर्न हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट कौन सा है भाई? फर्स्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर। ठीक है। और शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन बताएगा? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है। शनि के बहुत सारे सैटेलाइट हैं, लेकिन सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? अच्छा, अब एक मुझे बहुत सिंपल सा, जैसे हम याद करते थे ना कि एक सीक्वेंस क्या होता है हमारा अर्थ से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि वीनस के पास वाला कौन सा है या अर्थ के साथ वाला प्लैनेट कौन सा है, इनर वाले कौन से हैं। तो एक बार मुझे एक सीक्वेंस आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि सीक्वेंस क्या है। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है ना? तो आप मुझे वो बताइएगा एक बार। एक इसके लिए एक छोटा सा भी है, जैसे माई वेरी फिश एंड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप इसको लिख के बताइएगा। चलिए, इसके बारे में बात हो गई हमारी। अब सेकंड आते हैं हम, राजस नक्षत्र। पहले तो बताते हैं नक्षत्र क्या है हमारे। नक्षत्र नक्षत्र होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार्स। देखो, आपने देखा होगा कि जो हमारी बहुत जब बिल्कुल एकदम अमावस्या वाली काली रात होती है, तो उसमें कुछ कुछ स्टार्स के ग्रुप बने होते हैं जिसको हम देखते हैं। हम पेरेंट्स भी बताते हैं कि ये बिग बियर है, स्मॉल बियर है, सप्तऋषि मंडल होते हैं, है ना, ओरियन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे
ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र कहते हैं। और हमारे पास कितने हैं, कितने नक्षत्र में डिवाइड किया है पूरे आकाश को, 27 नक्षत्र में डिवाइड किया है। क्लियर। अच्छा, एक और है अभिजीत, उसको हम 28 नक्षत्र में डाल देते हैं, बाद में उसको माना गया 28 नक्षत्र। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। राजस नक्षत्र क्या होते हैं? देखो राजस, पहले एक वर्ड को देख लेते हैं, राजस। दूसरा होता है, एक होता है हमारा वर्ड सात्विक, सात्विक, और एक होता है तामसिक। देखो ये 3 तरह के हमारे खाने होते हैं ना, राजसिक, सात्विक, तामसिक। तो सात्विक होता है सबसे सिंपल भोजन करना, राजसिक होता है हमारा, या राजस होता है हमारा अच्छे से बिल्कुल राजाओं की तरह बहुत अच्छे से खाना खाना, और तामसिक होता है जैसे बहुत गरिष्ठ खाना खाना, जैसे बहुत ज़्यादा तला भुना और मांस वगैरह सब खाना। तो ये तीनों उसमें डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से नक्षत्र को भी इन पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो कुछ नक्षत्र, ये जो हमारे 27 है, उनमें से कुछ नक्षत्र हमारे राजस हैं, कुछ सात्विक हैं और कुछ तामसिक हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ हमारा जो राजस नक्षत्र है वो है रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, तो रोहिणी क्या है, हमारा राजस है। जबकि अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारा रेवती क्या है, ये हमारा सात्विक है। ठीक है, और रोहिणी हमारा राजस हमने बता दिया। और जो तामस हैं, अश्वनी और मूल, ये दोनों किस में आते हैं, हमारे तामस में आते हैं। ठीक है, ये क्या, कौन से ग्रह नक्षत्र है, हमारे तामसिक नक्षत्र हैं। क्लियर। चलिए अब लोकेशन ऑफ मूल नक्षत्र इन ह्यूमन बॉडी, जैसे हमारी राशि होती हैं वैसे ये नक्षत्र को ह्यूमन बॉडी से रिलेट किया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी नक्षत्र होते हैं उनको कहीं ना कोई पोजीशन दे दी जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा मूल नक्षत्र है वो हमारी बॉडी में कहाँ है, मूल नक्षत्र हमारी बॉडी में होता है वोम्ब में, या इसको हम कहते हैं कोख में भी होता है। तो देखो स्टमक, हेड, बैकबोन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी इसको कहीं कहीं उधर में लिख दिया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम बात करें कि कहाँ है तो ये हमारा वोम्ब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ऑमनिशियस स्टार, सबसे अधिक अशुभ ग्रह, ये तो सबको पता होगा, क्या मार्स को कहते हैं, मंगल को। मंगल तो वैसे ही बहुत मंगल होता है। शनिदेव बहुत कृपालु होते हैं अगर आप अच्छे से करो तो। फिर सूर्यदेव, नहीं सूर्यदेव तो प्रकाशमान होते हैं, तो कैसे कहें उनको नक्षत्र। तो क्या बचा हमारे पास, राहु। सो द राहु इज सबसे ओमनियस स्टार, या हम कहें सबसे अशुभ ग्रह हमारा कौन सा है, राहु। द क्वेश्चन आंसर इज राहु। चलिए अच्छा, कल्चर की अगर हम बात करें तो एक हमारे हैं ये जो टायलर हैं, टायलर ने एक बुक लिखी है, इसको कहते हैं हम प्रीमिटिव कल्चर। तो यहाँ से आपको ये बुक भी कुछ भी आ सकता है इसमें, इस पेपर में ये आ गया, आगे किसी पेपर में आपसे प्रिमिटिव कल्चर भी पूछ सकते हैं। तो देखो टायलर ने कौन सी बुक लिखी है, प्रिमिटिव कल्चर लिखी है। लैंडस ने मैनस कल्चर लिखी है। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दास कैपिटल। ठीक है ना, दास कैपिटल। और एक और है इसकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, तो मार्क्स की ये दो बहुत इंपॉर्टेंट किताब हैं, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। टेलर की होगी प्रिमिटिव कल्चर। और अगर बात करें तो सोरोकिन की एक इम्पोर्टेंट बुक है द क्राइसिस ऑफ आर एज, द क्राइसिस ऑफ आर एज। ठीक है, तो अब देखो हमने एक क्वेश्चन में अपने 4 आंसर्स को पूरा कर लिया है। इंपॉर्टेंट बुक्स हमने 4 ऑथर की ले ली हैं। लैंडिस को तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर तो हुआ लैंडिस। और हमने मार्क्स को भी देख लिया, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। टाइलर को भी देख लिया, प्रिमिटिव कल्चर। और सोरोकिन को भी देख लिया, द क्राइसिस ऑफ आर एज। क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट। नाउ द एक्वायर्ड बिहेवियर इज कॉल्ड, एक्वायर्ड बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, क्या एक्वायर्ड बिहेवियर कल्चर है, सिविलाइजेशन है, नॉलेज है, क्या है, दिस इज कल्चर। एक्वायर्ड, हम जिस भी बिहेवियर को एक्वायर कर लेते हैं वो क्या आ जाता है, हमारी संस्कृति, संस्कृति बन जाता है हमारी, तो दिस इज कल्चर। या हम कहें संस्कृति, सीखा हुआ व्यवहार क्या कहलाता है, संस्कृति
कहलाता है। जबकि किम्बल यंग ने भी कहा है कि संस्कृति मानव व्यवहार का सीखा हुआ भाग है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम किम्बल यंग की बात करें तो किम्बल यंग ने कहा है संस्कृति मानव व्यवहार का सीखा हुआ भाग है। तो यहीं से हम कह भी सकते हैं कि कल्चर इज एक्वायर्ड बिहेवियर। नाउ हु सेड द वर्ड कल्चर इज ए मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट? कल्चर मैन मेड पार्ट है एनवायरमेंट का। दिस इज सेड बाय हर्कोविट्ज। ठीक है, हर्शकोविट्ज ने कहा था ये कि कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। इस तरह के क्वेश्चन को आप कीवर्ड से याद कर सकते हैं, मैन मेड एनवायरमेंट, मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, हर्कोविट्ज। तो इसको लिखें, इसके आगे इसके कीवर्ड लिखें और उसको याद कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं हम। देखो सोरोकिन, सोरोकिन अभी हमने पिछले में पढ़ा, इसकी बुक क्या थी? द क्राइसिस ऑफ आवर एज। पार्सन्स ने भी कहा था कि संस्कृति वह पर्यावरण है जो मानव क्रियाओं का निर्माण करने में आधारभूत है। ठीक है, तो ये भी रिलेटेड थे कल्चर से। और एक और बुक है प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर भी हमने बता दी, किसकी थी प्रिमिटिव कल्चर? टाइलर की बुक थी प्रिमिटिव कल्चर। तो हु सेड वर्ड कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट? द आंसर इज हर्कोविट्ज, हमारा आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन लाइफ बेस्ड ऑन, भारतीय जीवन का आधार है। भारतीय जीवन का आधार क्या है? सभ्यता। देखो सबसे पहले क्या आया? नॉलेज भी आई, बाद में रिलीजन भी आया, काम भी आया। लेकिन हम अगर अपनी लाइफ को देखें तो हम सबकी लाइफ डिपेंड किस पे करती है? सबसे ज़्यादा बेस है हमारी लाइफ हमारी सिविलाइजेशन पे। तो इंडियन लाइफ इज बेस्ड ऑन द सिविलाइजेशन, सभ्यता। नाउ सिविलाइजेशन इज द ट्रांसमीटर ऑफ कल्चर, इट इज सेड बाय। किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति की वाहक है? सभ्यता संस्कृति को करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, इट वाज सेड बाय मैकआइवर एंड पेज। मैकआइवर एंड पेज ने कहा था कि सिविलाइजेशन इज द ट्रांसमीटर ऑफ कल्चर। और सिविलाइजेशन की जगह यहाँ कभी कभी इंस्टीट्यूशंस भी आ जाता है, संस्थाएं। संस्थाएं भी क्या करती हैं? एक ट्रांसमीटर का काम करती हैं कल्चर को ट्रांसमिट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ 3 स्टेट? वेरी सिंपल क्वेश्चन। वे सिटी कौन सी सिटी है? देखो बात करें तो हम चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये किसकी कैपिटल है? हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ इटसेल्फ। तो ये किसकी है? तीनों की कैपिटल है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया? अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया का प्लेस क्या है? अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप है। तो वर्ल्ड के मैप में सबसे पहले देखें, सबसे बड़ा क्या है हमारा? दिस इज रशिया। तो नंबर 1 पे रशिया हो गया। फिर देखो, फिर हमारा सेकंड पे आता है कनाडा। कनाडा, पंजाब में इसको ऐसे ही बोलते हैं कनाडा। ठीक है, फर्स्ट रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड अब देखते हैं थर्ड कौन सा आता है हमारा? दिस इज चाइना है हमारा थर्ड। फोर्थ अब बात करते हैं, फोर्थ कौन सा बड़ा है भाई? दिस इज यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नाउ कम टू फिफ्थ नंबर पे कौन सा आएगा? इंडिया भी छोटा है भाई, दिस इज ब्राजील, फिफ्थ नंबर पे आएगा। अब सिक्स्थ पे देखो, ये ऑस्ट्रेलिया की बात करें इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा दिख रहा है, तो दिस इज सिक्स्थ, ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ पे है। और नाउ कम आवर, ये आया हमारा कौन सा? तो भाई दिस इज सेवंथ, आर ऑसम इंडिया। क्लियर हुआ? तो रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूएस, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ इंडिया। तो आंसर क्या हुआ हमारा भाई? दिस इज सेवंथ। क्लियर? अब आते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ हिमालयाज इज, हिमालयाज की लंबाई क्या है? देखो यहाँ कहीं कहीं ना थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूज मत होना। अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट, हमें सिर्फ हिमालय की पूछी है ना, तो हिमालय में हम वेस्ट टू ईस्ट अगर बात करें तो वेस्ट में कहाँ जाएंगे हम? वेस्ट में हिमालय शुरू होता है नंगा पर्वत, दिस इज पाकिस्तान में है, पाक एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में है हमारा, जो कश्मीर का पार्ट है पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेट करता है उसको, वहाँ नंगा पर्वत है। और फिर ईस्ट में जाएं तो ये है एक नामचा बरवा,
नामचा बरवा, ठीक है, इसको हम नामचा बरवा ही कहते हैं। ये पीक है कहाँ, हमारी तिब्बत में, ठीक है। तो ये आता है हमारा, देखो ये है नंगा पर्वत इधर हमारा यहाँ, और फिर यहाँ से लेकर अगर हम हिमालय को देखें तो दिस कम टू दिस यहाँ ये नामचा बरवा, ये है हमारा तिब्बत में, ठीक है। तो ये हिमालय का पूरा विस्तार है। बात अगर सिर्फ हिमालय की हो तो ये हमारा है, ठीक है। अब इसकी कितनी है, दिस इज 2500 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 550 माइल्स, कहीं माइल्स भी हो तो आप इसको माइल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ हिमालय है इतना, ठीक है। और अगर ये बोला जाए कि भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश क्या है, तो अब भारत की बात हो रही है ना, तो वहां हम कश्मीर और तिब्बत भी छोड़ेंगे, तो ये आ जाता है हमारा 2400। और ये कहाँ से आता है हमारा, असम से कश्मीर में, ठीक है, असम टू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसमें कहीं 24 होगा 25 तो बिल्कुल एकदम कंफ्यूज मत होना। अगर खाली हिमालय पूछा है तो 25 है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नगा पर्वत टू नामचा बरवा। और अगर खाली ये पूछा है कि इंडिया का क्या है ना, भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी क्या है लेंथ, तो दैट इज 24, एंड दैट इज असम टू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ लंका। लंका का एंशिएंट नेम क्या था भाई, दैट वाज सिंघल द्वीप, इसको कहते थे सिंघल द्वीप, कहते थे श्रीलंका को। और सुमात्रा और जावा कहाँ है, ये है इंडोनेशिया में। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज सिंघल। अच्छा देखो, एक छोटा सा हम यहाँ देख लेते हैं एक बार, जैसे हिमालयस के भी कई सारे पार्ट हैं, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेस्टर्न, एक तो ये जब सबसे ऊपर जो हमारा आता है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसको कहते हैं हम काराकोरम रेंज, ठीक है। अब ये जो पाकिस्तान और ऊपर कश्मीर में है, दिस इज नोन एज वेस्टर्न हिमालयास। ये ब्लू में जो दिख रहा है आपको, दीज आर नोन एज सेंट्रल हिमालयास। और ये हमारे हो गए ब्राउन में ईस्टर्न हिमालयास। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि वेस्टर्न हिमालयस कौन से, सेंट्रल हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस कौन से हैं। अच्छा एक बात बताओ जरा, त्रिवेणी संगम कहाँ होता है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी याद करो, त्रिवेणी से त्रिवेणी संगम कहाँ हुआ हमारा, दिस इज इलाहाबाद, इलाहाबाद में होता है। और अब इलाहाबाद को हम क्या कहते हैं, प्रयाग, सॉरी प्रयागराज, है ना, प्रयागराज कहते हैं, नाम बदल गया इसका इलाहाबाद का प्रयागराज में। और कौन कौन सी रिवर इन्वॉल्व होती है इसमें, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। बट सरस्वती क्या है, एक मैथोलॉजिकल रिवर है। सरस्वती बहुत पहले क्या हो चुकी है, सूख चुकी है, एक ये डिसअपियर हो चुकी है। तो हजारों साल पहले सरस्वती डिसअपियर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम को। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। किसने कहा है, इंडस वैली जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो सबसे प्राचीनतम है। देखो ये डेट के हिसाब से जो लोग सबसे पहले मानते हैं, जैसे यहाँ अगर हम बात करें डॉक्टर मार्शल की, द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर मार्शल। डॉक्टर मार्शल ने कहा है कि जो इसका पीरियड है दैट इज 4000 BC टू 2500, तो ये सबसे पुराना पीरियड है। उन्होंने माना है कि 4000 BC से स्टार्ट हुआ है। तो किसी ने माना है 2800 से स्टार्ट हुआ है, किसी ने माना है 2500 से 3500 से स्टार्ट हुआ है। तो डॉक्टर मार्शल ने इसको माना कि 4000 BC से स्टार्ट हुआ है। दैट मीन्स डॉक्टर मार्शल के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, सबसे पुरानी सभ्यता है। नाउ वेयर इज मोहनजोदारो सिचुएटेड। मोहनजोदारो मूवी तो देखी होगी, मोहनजोदारो है ना, कितना हमारी इंडस वैली सभ्यता में भी कितना अच्छे से उन्होंने भवन थे उनके, और वहाँ के जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ग्रेट बार्थ, ग्रेनरीज, लोअर जो उनका था फोर्ट्स, अपर फोर्ट्स थे, ठीक है। तो मोहनजोदारो सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है मोहनजोदारो, इट इज सिचुएटेड इन करंट पाकिस्तान। करंट पाकिस्तान में सिचुएटेड है। अगर हम वहाँ बात करें, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो दिस इज इंडिया, और यहाँ ये इंडिया है इधर इतना, और यहाँ है हड़प्पा, और यहाँ है मोहनजोदारो, सॉरी ये मेहगढ़, ये दिस इज मोहनजोदारो, ठीक है। और ये रिवर कौन सी है, दिस इज रावी रिवर, रावी।
और ये कौन सा है, इंडस की सारे ऊपर से इंडस रिवर है तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर्टिकुलर कई सारी रिवर्स बहती हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो रावी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब अगर बात करें हम, देखो मोहनजोदारो हड़प्पा हो गए वहां, और ये क्या है, लोथल। लोथल कहाँ है, दिस इज गुजरात ऑफ इंडिया, है ना, ये गुजरात में है इंडिया के, तो लोथल कहाँ हुआ हमारा, इंडिया में हुआ, गुजरात में। नाउ ऑन विच बैंक ऑफ रिवर हड़प्पा इज सिचुएटेड, अभी हमने पढ़ लिया रिवर हड़प्पा जो कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, दिस इज ऑन द रावी रिवर। फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड आर्या कम्स, आर्या कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, आर्या इज द वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, है ना, द आंसर इज संस्कृत लैंग्वेज। देखो आर्या का मतलब होता है एक यूनिसेक्स नेम है ये, और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है वाइज, यानी कि स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वाइज, या हम कहें नोबल कैरेक्टर, है ना, जिसका चरित्र अच्छा हो, तो दे आर नोन एज आर्याज। तो फीमेल मीनिंग ऑफ आर्या भी क्या है, एक नोबल गोडेस को रिप्रेजेंट करता है, एक नोबल गोडेस को रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। तो आर्या कम्स फ्रॉम संस्कृत। नेक्स्ट मूव टू न्यू क्वेश्चन, कालीबंगान इज इन विच स्टेट, कालीबंगान कौन से स्टेट में है, ठीक है, कालीबंगान है राजस्थान में। गुजरात में क्या था, लोथल, है ना, लोथल, और राजस्थान में क्या है, कालीबंगान, ठीक है। मेन सेंटर ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन के कौन कौन से मेन सेंटर है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है, ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अब देखो एक और हमारे पास मैप है यहाँ, इसमें थोड़ी सी और हमने ली हैं सिविलाइजेशंस साइट्स। देखो ये हड़प्पा, हड़प्पा चली गई पाकिस्तान में, मोहनजोदारो फिर पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। और यहाँ हरियाणा में एक हरियाणा जगह है, हरियाणा में कौन सी है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी एक साइट है हमारी हड़प्पन साइट, वो भी कहाँ है, इंडस वैली साइट हरियाणा में है। कालीबंगान, कालीबंगान अभी हमने देखा ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, और लोथल गुजरात में है, और लोथल में एक और है धोलावीरा, तो वो भी गुजरात में है, ठीक है। तो अब हमने देखो इस क्वेश्चन में 3-4 साइट्स को याद कर लिया है। नाउ व्हाट वाज द लास्ट आश्रम ऑफ द आश्रम सिस्टम इन वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में कुछ आश्रम सिस्टम प्रिवेल करते थे। तो आश्रम सिस्टम क्या होते थे, जो भी लाइफ स्पैन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था हमने लाइफ स्पैन को। तो उसमें सबसे पहला क्या था हमारा, ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब ब्रह्मचर्य क्या था, 25 साल तक, यानी कि 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद सेकंड था गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम, और इसमें क्या थी एज 25 to 50, यानी कि आप 20 से लेके 50 साल तक अपने जीवन का अपने गृहस्थ को दोगे, ठीक है। थर्ड था वनप्रस्थ, वनप्रस्थ आश्रम, इसमें क्या था 50 से 75 ईयर्स तक आप, वनप्रस्थ का मतलब है कि समाज के लिए काम करना, है ना, वन ऐसा नहीं वन में जाके बैठ जाना सब कुछ छोड़ छाड़ के, समाज के लिए काम करना। जैसे आज हम भी हैं लोग 50-75 साल के हो जाते हैं, तो वो फिर किस तरफ मुड़ जाते हैं, समाज सेवा की तरफ मुड़ जाते हैं। उसके बाद लास्ट आता है हमारा संन्यास, और संन्यास क्या है, 75 साल के हो जाओ तो फिर संन्यास ले लो, और ये क्या है हमारा लास्ट है आश्रम पद, लास्ट आश्रम है संन्यास आश्रम। इसमें हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, और यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। क्लियर। अब आते हैं, तो ये कौन सा हुआ भाई हमारा इसका आंसर, दिस इज लास्ट आश्रम है संन्यास आश्रम। अब 23rd, हाउ मैनी पुरुषार्थ आर देयर, पुरुषार्थ कितने भागों में बटे हैं। देखो पुरुषार्थ भी हमारे क्या हैं, 4 भागों में बटे। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है कि पुरुष काम कर रहा है, किस चीज के लिए काम कर रहा है, पुरुषार्थ। यहाँ दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी काम के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हम किस लिए करते हैं, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के, 4 पुरुषार्थ में सबसे पहला है हमारा धर्म,
ठीक है। धर्म कौन सा धर्म? ऐसा नहीं कि पूजा पाठ में बैठ गए सुबह से शाम तक माला जपते रहे, वो धर्म नहीं। ये धर्म है गीता वाला धर्म, कर्मयोगी बनने वाला धर्म। ठीक है। और दूसरा आता है हमारा अर्थ। अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था से पता है आपको, मॉनेटरी, यानी कि अब हमें कुछ ना कुछ करने के लिए, जैसे कौटिल्य ने भी कहा है कि अगर आपको दान भी करना है, आपकी इच्छा भी पूर्ति करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। आपको मनी चाहिए, तो वो मनी कहाँ से कमाएंगे आप? तो पुरुष को क्या करना चाहिए? अर्थ कमाने के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए, को प्रयास करने चाहिए अर्थ कमाने के लिए भी। नाउ द थर्ड है हमारा काम। देखो अगर इसको नैरो सेंस में ले, हम छोटे में ले काम, तो काम क्या हुआ? सीधा सीधा सेक्सुअल रिलेशनशिप को हम काम कह देते हैं। बट ये काम हमारा उससे बहुत वाइडर टर्म है, जहाँ क्रिएटिविटी आ जाती है, जहाँ आर्ट आ जाती है, जहाँ नेचर आ जाता है, जहाँ सुंदरता आ जाती है, वहाँ सब क्या होता है? ये काम को हम उस वाइडर सेंस में लेते हैं। तो जितने भी आर्ट क्रिएटिविटी है, ये सारी चीज़ें वो सारे हमारे काम में आती हैं। और फोर्थ क्या है हमारा? मोक्ष। अल्टीमेट एम जीवन का है मोक्ष। ठीक है। तो मोक्ष पाने के लिए अब हमें क्या करना है? आध्यात्मिकता की तरफ जाना है। तो दीज आर द 4 आश्रम। तो कितने आश्रम में बांटा गया है? 4 आश्रम में बांटा गया है। द राइटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बुक है ये एक। तो इसके जो राइटर है वो कौन है? वेस्टर मार्क इसके राइटर हैं, और इनको एडवर्ड वेस्टर मार्क। ठीक है। तो इसको याद करें, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टर मार्क। इसको कीवर्ड से याद करना। अभी मैंने बताया था कि डेफिनेशन हो या बुक्स हो तो इनको हम कीवर्ड से याद कर सकते हैं। वेयर द द्रविडियन कल्चर फाउंड, द्रविड़ सभ्यता कहाँ पाई जाती है? अब यहाँ जरा देखो ऑप्शन, कहाँ? ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। वैसे आर्यंस थे, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तो आर्यंस थे। देखो दो थे ना, आर्यंस और द्रविडियंस। ठीक है। तो ये ऊपर जो थे नॉर्थ में, वो सारे क्या थे? हमारे आर्यंस कल्चर था। तो कहाँ पाया? हमारा साउथ में द्रविडियन कल्चर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्र इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रा, वैदिक मंत्रा को क्या कहते हैं हम? दे आर नोन एज संहितास। जो वैदिक मंत्रों का कलेक्शन है उसको संहिता कहते हैं। ठीक है। और जो यज्ञ संपन्न कराने के लिए जो वेदव्यास जी ने संकलित किया था, ये वेदव्यास जी ने संकलित की थी सारी संहिताएं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द रूट ऑफ इंडियन कल्चर? इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? देखो हमने कहा कि भारतीय जो इंडियंस हैं उनकी लाइफ किस पे बेस है? संस्कृति। और भारतीय संस्कृति किस पे बेस है? क्या मूल है उसका? वेदास। हम सारी जो अपनी सभ्यता संस्कृति निकालते कहाँ से लेते हैं? हम वेदास से लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वेदास में क्या होता है कि वेदा को ना ईश्वरीय या कहते भगवान की वाणी माना गया है, और इनको श्रुति भी कहते हैं। SHRUTI, श्रुति। श्रुति मतलब सुन सुन के आना। ऐसा नहीं था कि ये बहुत पहले लिखे गए थे, बट ये सुने गए थे। एक जनरेशन से, एक ऋषि से दूसरे ऋषि ने पे ट्रांसफर हुए। जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने शिष्यों को इनको सुना सुना के ट्रांसफर किया, इसलिए इनको श्रुति भी कहते हैं। ठीक है। तो ये लिखे तो बहुत बाद में गए हैं, पहले तो ये सुन सुन के ही ट्रांसफर होते थे। ठीक है। अच्छा, इसमें कितने वेद हैं हमारे? कितने हैं? 4 हैं। 3 तो हमारे बेसिक हैं जो पहले से थे, उसमें बाद में एक और ऐड कर दिया गया, जो था अथर्ववेद। ठीक है। बाद में इसको ऐड किया गया। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। यहाँ लिख लेते हैं हम। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है हमारा कौन सा भाई? यजुर्वेद, यजुर्वेदा। तीसरा है हमारा सामवेदा, और चौथा है हमारा अथर्ववेदा। अच्छा, इनमें भी कुछ हमारे क्या है, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ डिफरेंट चीजें हैं। तो डिफरेंट में अगर हम देखें तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद 10 मंडलों में क्लासिफाइड है। देखो 10 मंडल में क्लासिफाइड है, और इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है। और कितने मंत्र हैं? 11,000 मंत्र हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने मंडल में डिवाइड किया गया है, कितने सूक्त हैं और कितने मंत्र हैं। ठीक है। और इसमें जनरली क्या थी? प्रार्थनाएं थी, है ना। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, डायरी बना लेते हैं ना, एक में प्रार्थना लिख ली, एक में कुछ और लिख लिया, तो ऐसे इसमें प्रार्थना थी, हाइम्स थी, भगवान की स्तुतियां थी। ठीक है। और दूसरा आता है हमारा यजुर्वेद।
यजुर्वेद में भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, शुक्ल में शुक्ल और कृष्ण, ये था कृष्ण, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, शुक्ल और कृष्ण में। अच्छा, इसमें जो यजुर्वेद है इसमें क्या था, यज्ञ से रिलेटेड जो हमारे मंत्र थे वो इसमें आते थे, और कर्म कांड, यज्ञ करना, यज्ञों में प्रयोग होने वाले जो मंत्र हैं, यज्ञों की विधि, वो सारी किस में आती थी, यजुर्वेद में आती थी। अब आती है बात सामवेद की। यह उपासना का वेद है, यानी कि ये जो है गीत के रूप में है, ये जनरली गीत के रूप में है, तो म्यूजिक जो है, आर्ट है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, सामवेद के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में ये युद्ध और शक्ति का वेद है, और इस वेद में जैसे रहस्यमय विद्याएं, जड़ी बूटियां, चमत्कार और आयुर्वेदा, ये सारे किसके पार्ट हैं, अथर्ववेदा के पार्ट हैं। तो आप जब नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा वीडियो पॉज करके इनके जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कि इसमें क्या है, पर्टिकुलर किस चीज से रिलेटेड है, ये लिख लेना इसको। क्लियर? तो यहाँ से भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं दर्शन। क्या है भाई दर्शन? दर्शन मतलब देखना, है ना, सीधा सा सिंपल, दर्शन कर लो भाई, देख लो, किसको देख लो, शुरू में दर्शन मतलब किसको देखना, एलिमेंट को देखना, टू सी द एलिमेंट, तत्व को देखना, ठीक है। भगवान से मिलना नहीं, तत्विक खोज नहीं करना, हमें तो सिर्फ दर्शन करने, किसके, तत्व के दर्शन करने हैं, ठीक है। तो दर्शन मीन्स टू सी द एलिमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अमंग फॉलोइंग विच इज द एथिस्ट फिलोसफी? नास्तिक दर्शन, नास्तिक, दो वर्ड होते हैं ना हमारे, आस्तिक, ठीक है, और दूसरा हो गया नास्तिक। आस्तिक कौन होते हैं? अगर जनरली पूछे तो आस्तिक मतलब जो भगवान को मानते हैं, नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते। बट अगर हम वेदा की बात करें तो आस्तिक और नास्तिक का मतलब ये नहीं है भगवान को मानना या नहीं मानना। यहाँ जो लोग वेदों को मानने वाले थे, है ना, उनको कहा आस्तिक, यानी कि वेदों में जो लिखा था उसको मानना, उसको रिस्पेक्ट करना, वो लोग थे आस्तिक। और जो लोग वेदों को नहीं मानते थे, है ना, जो दर्शन, यहाँ फिलोसफी की बात भी हो रही है कि जो फिलोसफी वेदों को मानती थी वो आस्तिक थी, और जो फिलोसफी वेदों को नहीं मानती थी उसको कहते थे नास्तिक, ठीक है। तो अगर हम बात करें आस्तिक और नास्तिक की, तो आस्तिक धारा में आते हैं हमारे, जैसे ये वेदांत है, ये आस्तिक है, ठीक है, न्याय भी आस्तिक है, वैशेषिक भी आस्तिक है, और ये जो चरवाक हैं वो कौन है, नास्तिक हैं, ठीक है। इसमें और बात करें अगर हम आस्तिक में, और भी लिख सकते हैं हम, योग मीमांसा, इनको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, योग मीमांसा भी हमारी क्या है, आस्तिक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो और सांख्य, सांख्य भी क्या है, हमारी आस्तिक फिलोसफी है। और यहाँ चरवाक के साथ क्या है, जैन और बुद्धस, क्योंकि ये क्या, वेदों को नहीं मानते थे, देयरफॉर दे आर नास्तिक। तो चरवाक, जैन और बुद्ध क्या है, नास्तिक फिलोसफी है। नेक्स्ट आते हैं हम, हु इज द ऑथर ऑफ प्ले मालविका अग्निमित्रम? मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? द आंसर इज कालिदास ने लिखा है मालविका। और कालिदास ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनका जन्म हुआ था यूपी में, है ना, यूपी में जन्म हुआ था, और ये किसके कवि थे, संस्कृत, ये संस्कृत में लिखते थे, तो ये संस्कृत के कवि थे। कालिदास के बहुत ही इंपॉर्टेंट 4-5 रचनाएं हैं, वो भी आप लिख लो, अभी नोट कर लो। जैसे एक थी अभिज्ञानम शकुंतलम, अभिज्ञानम शकुंतलम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी इसकी। दूसरी इनकी रघुवंशम, दूसरी रघुवंशम। तीसरी आती है इनकी कुमार संभव, कुमार संभव। देखो इसमें से अभी एक बोला है, उसमें से कोई भी आ सकती है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो नेक्स्ट पेपर में कुछ भी आ सकता है। और फोर्थ मेघदूत, मेघदूत थी, और एक और थी इनकी विक्रम उर्वशी है, विक्रम उर्वशी, ठीक है, विक्रम उर्वशी। तो ये 5, और ये छठी कौन सी थी हमारी, मालविका मित्रम। तो ये आपको याद ही करनी है, ये पांचों 6 की 6 हमारी कालिदास की इंपॉर्टेंट किताबें थी।
हाउ मैनी उपनिषद्स आर देयर, उपनिषद्स का क्या होते हैं हमारे, इनको हम वेदांत भी कहते हैं या हम कहते हैं वेदों का अंतिम पार्ट। ठीक है, वेदों का अंतिम पार्ट। तो वेदांग कितने हैं हमारे, दीज आर 108 वेदांग हैं। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ आर्यन कल्ट वॉज, आर्यों की धर्मास्था, आर्यों की आस्था, धर्म में आस्था जो थी वो किससे रिफ्लेक्ट होती थी, क्या वो मूर्ति बनाते थे, यज्ञ करते थे, मंदिर थे, इनमें से कोई नहीं, ऑब्वियसली दे, उनकी जो आर्यन कल्ट था वो सेक्रीफाइस के ऊपर बेस्ड था। द फाउंडर ऑफ अद्वैतवाद दर्शन, अद्वैतवाद दर्शन के फाउंडर कौन थे, ये हमारे कई सारे दर्शन हैं, जैसे अभी हमने बताया नास्तिक और आस्तिक में, है ना, सांख्य है, योग मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, और ये हमारे क्या थे, दर्शन, इनको हम दर्शन कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। ठीक है, दर्शन मतलब फिलोसफी। ये थे शंकराचार्य। तो अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब क्या था, इनके अद्वैतवाद का मतलब था कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, अद्वैत, कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो ये थी शंकराचार्य की अद्वैतवाद दर्शन। अच्छा, एक और जैसे बादरायन थे, तो बादरायन ने क्या दिया था, एक बुक लिख लो, बादरायन, बादरायन ने थी बुक दी थी ब्रह्म सूत्र। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। अच्छा, और ये नाथ मुनि कौन थे, नाथ मुनि केमिस्ट, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी कहें कि किताब थी, योग रहस्य, ये इनकी एक बुक थी, और एक और थी इनकी न्याय तत्व, न्याय तत्व, न्याय तत्व भी इन्होंने ही लिखी थी। तो नाथ मुनि ने योग रहस्य और न्याय तत्व बुक लिखी थी। अब अगर हम रामानुज की बात करें, ये कौन थे, मैथमेटिशियन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस थे रामानुजम। ठीक है, इनको श्रीनिवास रामानुजम। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर है इसका शंकराचार्य। नाथ मुनि के बारे में भी हम पढ़ लिया, आ भी सकता है कि नाथ मुनि की क्या रचना थी, योग रहस्य और न्याय तत्व, और बादरायन ब्रह्मसूत्र लिखा था, उसी ब्रह्मसूत्र को क्या कहते थे, उत्तर मीमांसा कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने अपनी कवर करे हैं 33 क्वेश्चंस 2019 के पेपर के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 35 क्वेश्चन और हम कवर करेंगे, यानी कि 65 तक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे। यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कोई डाउट है आपका, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और पूरा नोट्स बना के पढ़िएगा इसको, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम अगर हम पढ़ रहे हैं, कुछ देख के पढ़ रहे हैं, कुछ कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और हम भूलेंगे भी नहीं इसको। क्लियर, अब अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल नए अपडेट के लिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले में इस पे ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पर्यावरण के, वो भी इस पे अपलोड होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।